हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए थे। आज और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। एक नया प्रैक्टिस सेट है, इसमें और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम अ बैंक विच इज क्लासिफाइड एज लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बैंक के रूप में वर्गीकृत की गई है, इसका नाम क्या है। पीएनबी, आईसीआईसीआई, आईबीआरडी या फिर एसबीआई। सॉरी, आईआरबीडी है यहाँ पर और एसबीआई। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, इंडिया में जो सबसे बड़ी बैंक के रूप में, क्योंकि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है आपका, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी रहता है, प्लस साथ में ही कुछ नेशनलाइज्ड हैं, कुछ नेशनलाइज नहीं, प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कई तरह से हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि भारत में जो सबसे बड़ी है, तो इन तीनों में जो दे गई है आपकी, कौन सी सबसे बड़ी हो जाएगी। एसबीआई हो जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो मेन आपका है, पहले तो रिजर्व बैंक आता है। रिजर्व बैंक है जो मेन काम ही होता है जिसका कि किस तरह से बैंकिंग इकाइयां काम करेंगी, बैंकिंग यूनिट्स काम करेंगी, उसके बारे में सारी चीजें देखना और डिसाइड करना। उसके अंडर में एसबीआई आता है। और एसबीआई क्या है, तो रिजर्व बैंक के ही कार्य, क्योंकि हर जगह एसबीआई, हर जगह रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है, तो इस वजह से एसबीआई क्या करता है, उसके एक समझ लीजिए एजेंट की तरह कार्य करता है बाकी सभी जगहों पर। और बाकी के अपने इसके बैंकिंग के कार्य भी बहुत से होते हैं जो करता है। अगर बात करें हम कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये आपका सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। अगर क्वेश्चन आता है एसबीआई किस तरह का बैंक है, तो एक कॉमर्शियल बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंपीरियल बैंक है, और इसका जो पुराना नाम है वो इंपीरियल बैंक है, और इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस हम कह सकते हैं, तो वो मुंबई में है। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में कि सबसे बड़ा, अगर कॉमर्शियल बैंक, सबसे बड़े बैंक की बात की जा रही है, तो वो एसबीआई होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ दीज रिफर्स टू ई कॉमर्स। इनमें से कौन ई कॉमर्स से संबंधित है। refers to full breadth of activities included in a successful internet-based enterprises। एक सफल इंटरनेट आधारित उद्यम में शामिल गतिविधियों की पूर्ण व्यापकता। refers to employing different categories of employees who are heterogeneous in terms of race। यहाँ पर आपसे बता रहा है कि जो कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां जो कि जाति नस्ल के आधार में विषम होती हैं। refers to the business operation based on electronic mode of transactions। की जो व्यवसायिक प्रक्रिया जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड पे की जाती हैं, जो लेन देन। refers to the business operations that are no longer restricted to a particular locality or region। व्यापार का संचालन जो कि अब एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र तक प्रतिबंधित नहीं रह गया है। तो जब भी ई कॉमर्स फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगी। क्या होता है, अगर हम बात करें तो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। यहाँ पर ई कॉमर्स की जो बात की जा रही है उसके बारे में, उसकी डिफिनेशन की बात जो हम करेंगे, तो ये आपका सबसे सटीक डिफिनेशन आएगी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। तो यहाँ पर वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सबसे सही इसको बारे में बता रहा है। और जो डी है कि व्यापार का संचालन जो कि अब एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र तक प्रतिबंधित नहीं है, तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, एक फीचर कह सकते हैं, एक विशेषता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, क्योंकि नाम ही क्लियर यहाँ पर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन देन होते हैं और वही इसकी मेन डिफिनेशन ही होगी, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार इस तरह के ऑप्शन दे रखे होते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे आपको सी और डी में होगा, लेकिन सी जो होगा वो बेस्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टू मेनी इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन कई लोगों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट प्रणाली है। आरटीजीएस, नेफ्ट, एसीएस क्रेडिट, एसीएस डेबिट। तो यहाँ पर बात हो रही है पेमेंट सिस्टम की कि जब कौन सी एक ऐसी प्रणाली है या ऐसा सिस्टम है जो कि आपका कई लोगों के लिए एक, यानी कि एक तरीके से आप कई लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। कौन सा इसमें से हो जाएगा वो, तो यहाँ पर जो आपका है वो ईसीएस क्रेडिट जो होता है, उसमें आप बड़ी संख्या में भुगतान कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में भुगतान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, तो बिना किसी पेपर वर्क में पड़े हुए, कार्रवाई किए हुए
सीधे जो जमाकर्ता होते हैं उनके या सीधे जिनको जो अपना डिपॉजिट करना चाह रहे हैं उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है आपका ईसीएस क्रेडिट। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये भी पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो मेनली अगर हम बात करें तो ये बल्क ट्रांसफर्स करता है एक अकाउंट से अलग मेनी अकाउंट्स में, तो ये इसका मेन यूज कह सकते हैं या मेन फीचर कह सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक इज नॉट ए फॉर्म ऑफ। बायोमेट्रिक का एक रूप नहीं है, यहाँ पर फॉर्म होगा, फॉर्म हो गया है, ये फॉर्म है आपका। ब्रेथ स्कैन, रेटिना स्कैन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है जो बायोमेट्रिक आजकल सबको पता ही होगा, जैसे कि आधार कार्ड सभी का बना है तो वहाँ पर बायोमेट्रिक आप लोगों ने अपलोड करी होगी, या एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी बायोमेट्रिक होती है कि जो थंब का इम्प्रेशन लिया जाता है वही बायोमेट्रिक है आपकी। तो यहाँ पर उसका एक रूप नहीं है, कहाँ पर वो यूज नहीं होता, किस चीज का नहीं लिया जाता है। तो ब्रेथ स्कैन भी होता है, रेटिना स्कैन भी और फिंगरप्रिंट भी। जो पासवर्ड है वो आपका बायोमेट्रिक नहीं होता। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड ₹5 लाख एज रॉयल्टी ऑन ए लिटरेसी बुक, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख मिले हैं, उसे धारा 80 QQB में कटौती मिलेगी। 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि निवासी है, उसको जो साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी जो मिली है, तो जहाँ पर एक क्लियर हो गई होगी, जो रॉयल्टी से रिलेटेड आपकी सेक्शन होती है वो कौन सी हो जाएगी? 80 QQB हो जाती है। इस 80 QQB में आपकी रॉयल्टी से रिलेटेड जो डिडक्शन दी जाती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पुस्तक से 5 लाख मिले हैं, तो उसे कितनी छूट मिलेगी? तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, जो मैक्सिमम इसकी लिमिट होगी उसी तक ही छूट दी जाएगी। तो जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख की होती है। तो यहाँ पर 5 लाख की मिले हैं, लेकिन 2 लाख को टैक्स देगा, बाकी 3 लाख की उसे कटौती मिल जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एनुअल statement maintained under Rule 31AB of the Income E-Tax Rule, disclosing the detail of tax credit in the taxpayer account। डैश आयकर नियमों के नियम 31AB के तहत करदाता खाते में टैक्स क्रेडिट के विवरण का खुलासा करने वाला एक वार्षिक विवरण है। यहाँ पर आपको बताना है जो ये फॉर्म्स दे रखे हैं, इसमें कौन सा फॉर्म ऐसा है जो कि जो सेक्शन 31AB है इनकम टैक्स एक्ट की, उसके अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का स्टेटमेंट देता है। तो वो कौन सा आपका हो जाएगा? तो फॉर्म हो जाएगा ये फॉर्म 26AS। ये फॉर्म जो है वो आपका देता है, और किससे रिलेटेड है ये फॉर्म? तो ये आपके जो स्रोत पर कटौती, अपने टैक्स डिडक्ट एट सोर्स चुना होगा, और स्रोत पर कर संग्रह होता है, यानी कि टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। एक टीडीएस होता है, एक टीसीएस होता है, दो चीजें होती हैं। इससे जो मैंने वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करी थी, आपको बताया भी था। तो उसमें क्या रहता है, उसके पूरा विवरण जो होता है वो इसी आपके फॉर्म में होता है कि क्या संपत्ति है, क्या अंश है, क्या लेन देन किए गए हैं, कितना बन रहा है टैक्स, इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स टू विच द डैश प्रोविजन अप्लाई, द पेयर हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट मेड बाय हिम एंड ही हैज टू डिपॉजिट द टैक्स डिडक्टेड बाय हिम टू द डैश। उन भुगतानों के संबंध में जिन पर डैश प्रावधान लागू होते हैं, भुगतानकर्ता को उसके द्वारा किए गए भुगतानों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है, और उसे अपने द्वारा काटे गए कर को डैश करना होता है। अब आपको बताना है, यहाँ पर दो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं, उन दो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू विच द डैश प्रोविजन अप्लाई। कौन सा ऐसा पेमेंट है जिसको प्रोविजन अप्लाई होता है? पहला तो आपका ये वाला हो जाएगा पॉइंट, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? पहले आपका हो जाएगा टीडीएस। जो टीडीएस होता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि स्रोत पर कर की कटौती की बात हो रही है। तो जीएसटी और टीडीएस के ऑप्शन से देखिए, कुछ आंसर जो होते हैं वो ऑप्शन से निकलते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी और टीडीएस की बात की जा रही है, और स्रोत पर कर की कटौती कही गई है, तो जीएसटी नहीं होगा, टीडीएस हो जाएगा। तो टीडीएस की बात हो रही, अब आपको देखना है कि क्रेडिट ऑफ द सप्लायर या फिर क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो जीएसटी से रिलेटेड थे, तो ये आपके बाहर हो जाएंगे। या तो आपके आपूर्तिकर्ता के खाते में जमा होता है या फिर सरकार के खाते में जमा होता है। तो जो भी टीडीएस लगता है उसे अपने द्वारा काटे गए कर को कहाँ पर जमा किया जाता है? सप्लायर के अकाउंट में या फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो सीधे या फिर कहाँ पर क्रेडिट होता है? एक गवर्नमेंट के अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
या कोई अगर एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो अगर पेमेंट कर रहा है तो उसका ये दायित्व हो जाता है, लायबिलिटी होती है कि टीडीएस अगर बन रहा है उस सैलरी पर या फिर जो भी चीज का पेमेंट किया जा रहा है उस पर, तो उसको काट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में उसे डिपॉजिट कर दे। अगर नहीं करता तो क्या हो जाता है, तो वो आपका चूक में करदाता माना जाता है, डीम्ड एसएससी मान लिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। With respect to provision relating to TDS on insurance commission under Section 194D of Income Tax Act 1961, tax shall not be deducted if the aggregate amount of remuneration or reward rated or paid during the financial year to the payee does not exceed dash। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194D के तहत बीमा छूट पर टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के संबंध में यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता को पारिश्रमिक के इनाम की कुल योग्य राशि डैश से अधिक नहीं है तो कर की कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पर टीडीएस के बारे में सिर्फ डायरेक्टली समझ लीजिए कि टीडीएस के बारे में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर बीमा छूट पर टीडीएस है और किस सेक्शन में है, 194D के अंतर्गत है, तो वहां पर कितनी कुल राशि इनाम की जो होगी जिसमें कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं कटेगा। 5,000, 20,000, 15,000 या फिर 10,000, तो कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 15,000 की जो राशि है, अगर 15,000 तक की कुल राशि है तो उसे कोई भी कर की कटौती टीडीएस में नहीं की जाएगी, इसके एक्सेस होगी तो कटौती की जाएगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर इज रिलेटेड टू, समीर का संबंध है रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम कंप्यूटर। यह जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इससे पहले की फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था ये क्वेश्चन की, पहला रोबोट था तो उसका क्या नाम था, और ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जो समीर है वो क्या है। वैसे तो समीर नाम होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कहाँ पर है या किसके लिए स्पेसिफिकली इसका नाम रखा गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है आपका। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसकी फुल फॉर्म है जो समीर है आपका शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है फुल फॉर्म भी है क्या ये, तो ये टाटा की जो अनुसंधान संस्थान है टाटा का मुंबई में जो स्थापित है, तो वहां पर एक उत्पाद इकाई है, एक शाखा है उसकी। उनका मेन काम क्या होता है कि जो सूक्ष्म तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरंगे होती हैं, उनको से रिलेटेड अनुसंधान का कार्य करने का होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे। वेतन शीर्षक से आय केवल तभी कर योग्य होगी जब भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच डैश का संबंध होगा। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेलर, बायर, स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि सैलरी हेड में उस इनकम को तभी शामिल किया जाएगा जबकि जो भुगतान कर रहा है और जिसे प्राप्त हो रही है, जो पेयर और पेई है, के बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें किस तरह का रिलेशन होगा, तो जो भुगतान कर रहा है या जिसको भुगतान मिल रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, नियोक्ता एम्प्लॉयर हो जाएगा, कर्मचारी एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता, नियुक्त जो कर रहा है व्यक्ति, जिसके आदेश पे जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉय जो कि कर्मचारी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें, द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाई, किस्त भुगतान प्रणाली किसके द्वारा शासित होती है। हायर परचेज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंस्टॉलमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो मैंने वहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, अभी कुछ जो फर्स्ट या सेकंड पार्ट जिसका आया था उसमें ये क्वेश्चन था कि जो हायर परचेज सिस्टम होता है वो किसके अंडर में आता है। वहीं पे क्वेश्चन मैंने पूछा था जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो किसके द्वारा चलता है, किसके अंडर में चलता है। तो जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो हो जाएगा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, माल की बिक्री का अधिनियम होता है, उसके द्वारा चलाया जाता है। जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वही इस पर भी लागू होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड, प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक निर्धारिती, यानी कि जो निर्धारिती से यहाँ मतलब एसएससी जो होता है करदाता को बोलते हैं, एक व्यक्ति होता है और कौन होता है,
एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति निर्धार्थी भी होता है। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि निर्धार्थी भी हो। एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, एक व्यक्ति सदैव एक निर्धार्थी भी होता है। एन एचएफ इज ऑलवेज एन एसएससी, हिंदू भरित परिवार सदैव निर्धार्थी होता है। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया गया है, बहुत ही इजी सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति भी एक करदाता ही हो। अगर उसकी इनकम किसी प्रीवियस ईयर में इतनी हो रही है कि वो आ रहा है टैक्सेशन रेंज में, तब तो वो करदाता माना जाता है, अदरवाइज तो वो करदाता नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस कर निर्धारण वर्ष में या फिर उस वर्ष की इनकम के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। हर वर्ष उसकी स्थिति चेंज होती रहती है, तो सिटीजनशिप नहीं जो चेंज ना हो, या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस होता है जो कि चेंज हो जाता है हर साल। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एक निर्धार्थी या फिर करदाता एक व्यक्ति होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वो एसएससी भी हो, निर्धार्थी भी हो या फिर करदाता भी हो। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी अकाउंट इज अधिकार से कौन सा खाता होता है, अनरॉयल अकाउंट, ड्यूअल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ओनली, नन ऑफ दिस। तो जो रॉयल्टी अकाउंट है वो किस तरह का खाता है, जो रॉयल्टी अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टेटरी ऑडिटर इज, प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है, ऑडिटर्स नोटबुक, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स वर्क पेपर, डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑडिटर यूज टू एग्जामिन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिटर होगा उसका अंतिम उत्पाद, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अपना पूरा प्रोसेस होती है, जो अपना पूरा काम करता है, उसके बाद जो वो एक तैयार करता है, अपनी प्रिपेयर करता है, उसे क्या कहते हैं, नोटबुक होती है, रिपोर्ट होती है, पेपर्स होते हैं, क्या चीज होती है जो लास्ट में प्रिपेयर करता है। तो आपको पता होगा कि सब कुछ कर लेने के बाद ये सारी तो जो नोटबुक बना रहा है या वर्क पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करता है, ये तो उसकी प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो वो लास्ट में तैयार करता है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर इन रिपोर्ट इफ स्टेटरी ऑडिटर रिलीज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, स्टेटरी ऑडिटर होगा, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट या फिर शेयर होल्डर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कहीं कहीं पर बहुत से संस्थान ऐसे हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो इंटरनल ऑडिटर रखती हैं, आंतरिक अंकेक्षक होता है वहां पर। तो अगर जो मेन ऑडिटर है वो उस इंटरनल ऑडिटर के जो भी रिपोर्ट्स दे रहा है, जो भी बता रहा है, उस पर विश्वास करके लेता है, अपनी रिपोर्ट बना देता है, और उसके बाद कोई एरर पाया जाता है रिपोर्ट्स में, तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वहां पर मेन जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो स्टेटरी ऑडिटर होता है, वैधानिक अंकेक्षक होता है, क्योंकि उसका काम ये होता है कि वो अपनी तरफ से पूरी जांच करे। वो ये मान के नहीं चलता कि सब लोग सही बता रहे हैं या सब लोग सही जो है वो दिखा रहे हैं। अगर वो सही मान लेगा तो फिर वो कोई जांच ही नहीं करेगा, सीधे सीधे वो अपनी क्लीन रिपोर्ट दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका काम ही यही है कि वो सही से चेक करे सारी चीजों को, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो उन्हीं का ही कर्मचारी होता है। तो अगर किसी तरह की कोई फ्रॉड बड़ा किया गया है तो वो इंटरनल ऑडिटर नहीं शो करेगा, इसलिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होगा वो स्टेटरी ऑडिटर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय, कंपनी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसे कौन नियुक्त करता है। तो जो कंपनी ऑडिटर होगा उसको शेयर होल्डर जो होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वो नियुक्त करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो एनुअल मीटिंग बुलाई जाती है, उस एनुअल मीटिंग में एक आपका स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अंशधारी करते हैं क्योंकि अंशधारी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। जो मैनेजमेंट काम कर रही है, चला रही है, तो उनके कामों पर नियंत्रण रखने के लिए या देखने के लिए या पूरा चेक कराने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है, कंपनी में दिखा रही है तो एक्चुअल में सही है या नहीं है, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा ऑडिटर को रिक्रूट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है जो कि वो इस चीज को देखता है, पूरा रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत उन्हीं के सामने भी जो बाद में रिपोर्ट बनेगी वो भी शेयर होल्डर्स के सामने ही रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा अब की कुछ अलग भी चीजें होती हैं कि जैसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो केंद्र सरकार है, कुछ चीजें अलग कंपनीज होती हैं वहां पर इनको नियुक्त किया जाता है, इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो एक साधारण कंपनी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर शेयर होल्डर्स ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड बी डेवलप्ड सेटिस्फाइंग ऑप्टिमली द कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट विदाउट इन एनी वाज कंप्रोमाइजिंग द
क्वालिटी ऑफ ऑडिट। कौन सा लेखा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता न करते हुए समय और लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल चेकिंग, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है किसी तरह की बाधा ना आए या फिर जो अकाउंट्स रखे गए हों उनमें उनके साथ कोई समझौता ना हो और समय और लागत को भी कम किया जा सके। तो वहाँ पर ये कौन सी चीज़ इसमें से ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग है, ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल चेकिंग या फिर इनमें से ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या रहेगा, जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है मेन वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम ही पूरा सारी प्रक्रिया को, सारी प्रोसेस को एक अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कराता है और काम करने में कम समय लगता है और लागत भी कॉस्ट भी कम आती क्योंकि एक सीक्वेंस के साथ कौन सा काम कब होना है, किस तरीके से होना है, पूरी चीज़ें इसमें डिसाइड कर दी जाती हैं। किसी भी चीज़ की प्रोग्राम की बात जब होती है तो कार्यक्रम ही जो होता है पूरा डिसाइड होता है ना, स्टार्ट से एंड तक कब कहाँ कैसे क्या करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अनलाइक डैश। लेखा परीक्षा फर्मों के डैश से पृथक उनकी वित्तीय जानकारी की एक स्वतंत्र परीक्षा होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन की, साइज की, लीगल फॉर्मेट की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट किया जा रहा है वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होता है तो वहाँ पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग हो जाते हैं, किस चीज़ का मेन आपकी जांच होती है, क्या देखने के लिए होती है कि लाभ हो रहा है, आकार कितना है, कानूनी स्वरूप किस चीज़ को उसको पूरा करती है। तो यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड हो जाती है, तो ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं साथ में मिक्स करके तीनों भी सही हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर जो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तीनों का ही मेन परीक्षा होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन की भी, साइज की भी, लीगल फॉर्मेट की भी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स प्रमाणी हानि बीमा पॉलिसी में सम्मिलित है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रमाणी हानि बीमा पॉलिसी होती है उसमें क्या चीज शामिल है। तो उसमें क्या आपका चीजें आ जाती हैं कि सिर्फ स्टॉक की हानि को या फिर स्थायी संपत्तियों की हानि को या फिर लाभ की हानि को या फिर दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो इसमें आपकी जो स्थायी संपत्तियों की हानि होती है उसको शामिल किया जाता है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट को शामिल किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।